वेल हेलो, आप लोगों ने ना थंबनेल देख ही लिया होगा। जब आपने थंबनेल देख ही लिया तो आप लोगों को मालूम हुआ कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैप स्किल की सारे टॉपिक्स भी हम लोग जानेंगे कि मैप स्किल में क्या क्या पूछा जाएगा। इसके साथ में हर एक लोकेशन मैप के अंदर कहाँ का इंडिकेट करना है और कैसे कैसे इंडिकेट करना है, वो सारी चीजें भी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ लेंगे। देखो, हमारा जो माइक था ना वो खराब हो चुका है, एक ही महीने में खराब हो गया, पता नहीं कैसे। तो माइक खराब हो चुका है, तो इस कारण से ना आप लोगों को थोड़ी सी बाहर की नॉइज भी आ सकती है और थोड़ी सी घर वगैरह की नॉइज आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना और लेक्चर पर ध्यान देना, ठीक है। और ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर मतलब आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि हमारी रीच बढ़ सके। यार व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर आप लोग शेयर करोगे तभी तो व्यू आएगी ना। और मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि इस मैप स्किल की वीडियो के बाद में आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं क्लास 10th की मैप स्किल की। तो मैप स्किल की जब भी हम लोग बात करते हैं, जो हमारा मैप होता है ना क्लास 10th में, वो 5 नंबर का आता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैप क्या होता है, 5 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर का जो हमारा मैप होता है वो हमारा आता है जियोग्राफी से, ठीक है। 3 नंबर का जो मैप होता है हमारा वो जियोग्राफी से आता है। और इसके बाद में जो हमारा 2 नंबर का मैप होता है वो हिस्ट्री से आता है। अब हिस्ट्री का जो मैप है ना भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंपल होने का मेन रीजन ये है कि हिस्ट्री का जो मैप रहेगा वो एक ही चैप्टर से पूछा जाएगा। एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, उस एक ही चैप्टर से हम लोगों को 2 मैप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी बिल्कुल ना क्या कहना चाहिए कि 7 ही लोकेशन हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में मतलब बहुत सारी चैप्टर्स भी है और हर एक चैप्टर से लगभग हम लोगों को 5 5 6 6 7 8, किसी में 10, तो इस तरीके से बहुत सारी लोकेशंस देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग को 2 नंबर का हिस्ट्री से मैप वर्क तैयार करना है और 3 नंबर का जो हमारा मैप वर्क रहेगा जियोग्राफी से तैयार करना है, जिसमें हिस्ट्री का बहुत ज्यादा सिंपल है और जियोग्राफी का थोड़ा सा टफ पड़ेगा। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ आ जाएगा, कुछ भी टफ नहीं यहाँ पर पढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखो, जब अपन मैप स्किल की बात करते हैं ना, तो मैप स्किल की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो मैप में सबसे पहले तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है। और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने क्लास 9 में कर ली होगी ढंग से, जिसमें कि आप लोगों ने पूरे स्टेट्स को जान लिया होगा। इधर साइड में कौन सी जगह है, इधर साइड में क्या है, जैसे इधर साइड में क्या कहना चाहिए, बे ऑफ बंगाल, इधर साइड अरेबियन सी, इधर साइड इंडियन ओशियन है। और जो जियोग्राफिकल मैप है इंडिया का, वो भी आप लोग जान चुके होंगे क्लास 9th में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो टर्म्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी आप लोग क्लास 9th में, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने स्टडी रूम में एक पॉलिटिकल मैप लगा सकते हो, ठीक है। स्टडी रूम में आप लोग क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल मैप लगा सकते हो, जिससे कि आपको हर एक स्टेट को जानने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जब आप लोग स्टेट को जान पाएंगे तभी तो आप लोग क्या करोगे कि उनकी जो सिटीज है उनको वहां पर इंडिकेट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेजर सिटीज पूछी जाती है हर एक मैप में। इसके साथ में अगर आप अपने घर पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हर एक के घर में स्टडी रूम नहीं होता है, स्टडी करने की जगह नहीं होती है, तो सीधी सी बात अपने क्या करना है कि अपने क्लास में सब दोस्त कलेक्ट करके पैसे क्या कर सकते हो, कोई एक एक दो दो पॉलिटिकल मैप अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में लगा सकते हो। जिससे क्या रहेगा कि आपके आंखों के सामने हर वक्त मैप दिखता रहेगा और आप लोग क्या कर लोगे, उस मैप से पढ़ के सीख जाओगे। स्कूल खत्म होने के बाद में निकाल लेना, लेकिन अभी सब आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के मैप वर्क से, नेशनलिज्म इन इंडिया से। और सबसे पहले जो हमारा मैप वर्क रहेगा वो कांग्रेस सेशंस पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। अब देखो, हिस्ट्री का मैप अपने को पढ़ना है और हिस्ट्री में सबसे पहले अपने को 3 लोकेशन पढ़ना है कांग्रेस सेशंस की। देखो, कांग्रेस सेशन की कौन कौन सी 3 लोकेशन हम लोगों को पढ़ना है। कांग्रेस सेशन की लोकेशन जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया से हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। अब यहां से 3 लोकेशन हम लोग को इंडिकेट करना है अपने मैप के अंदर, अगर हम लोग को पूछा जाता है तो। सबसे पहली लोकेशन हम लोग को कोलकाता है, ठीक है। कलकत्ता वहां पर हमारे बुक में दिया गया है, मैं कोलकाता लिख, सॉरी कलकत्ता लिख देते हैं, ठीक है। कलकत्ता लोकेशन है। कलकत्ता के बाद में हमारे पास में दी गई है मद्रास और नागपुर, ठीक है। मद्रास और नागपुर 3 लोकेशन हमारे पास में दी गई है। और अब देखो, जब 3 लोकेशन दी गई तो इनके ईयर भी दिए गए हैं। सबसे पहले तो अगर मैप में क्वेश्चन आता है कि भाई 1920s में कांग्रेस सेशन जहां हुआ तो उस मैप को, उस लोकेशन को इंडिकेट कर दो। कई बार कई तरीके घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो, अब अपने को ना इनके बारे में बेसिक से जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस सेशन बेसिकली क्या होते थे कि कांग्रेस की मीटिंग होती थी एक पर्टिकुलरली, जिसमें अलग अलग मीटिंग्स के अंदर यानी कि अलग अलग सेशंस के अंदर
अलग अलग लीडर्स बनाए जाते थे। जैसे कहीं पे ब्योमकेश चटर्जी मैंने बताया था आप लोगों को, कहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और कई जो सेशंस के जो लीडर थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो अलग अलग सेशन के अलग अलग लीडर्स थे, इसके साथ में इनके पर्टिकुलर ईयर भी थे, और इन सेशन में अलग अलग बातें भी लागू हुई थी। जैसे हम लोग बात करते हैं कलकत्ता की, तो कलकत्ता में क्या था, सितंबर 1920s में ये सेशन हुआ था। अब कलकत्ता के अंदर जब सेशन हुआ था तो इस सेशन में क्या किया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बायकॉट जो भी करना था वो सारे चीजों के ऊपर क्या करना था, निर्णय या फिर डिसीजंस लिए गए थे। सेकेंड बात आती है अपने मद्रास वाले की, तो मद्रास में क्या हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में ये सेशन हुआ था, और इस सेशन में जो साइमन कमीशन जो इंडिया के अंदर आया था, साइमन कमीशन, जिसके के अंदर इंडिया के अंदर कुछ रूल इंप्लीमेंट करना था, और उसके अंदर एक भी इंडियन शामिल नहीं था। तो देखो, जब साइमन कमीशन आया था तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए मद्रास के अंदर 1927 में कांग्रेस ने सेशन लिया था। और नागपुर जो सेशन था, इसके बाद से क्या हुआ था, हमारे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1920s में। ठीक है, अब देखो कलकत्ता की बात आती है। कलकत्ता कौन से स्टेट में हमारे देश में, हम सभी को पता है भैया कलकत्ता कौन से स्टेट में है, कलकत्ता है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब देखो मैंने यहाँ ऐसा बना दिया, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ऐसा भी सॉरी कलकत्ता ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे एकदम कोलकाता या फिर कलकत्ता, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो एग्जामिनर है, सॉरी हाँ एग्जामिनर ही, तो जो कॉपी चेक करेगा हमारी, उसको समझ नहीं आएगा कि बंदे ने भाई इंडिकेट कहाँ पे किया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट बनाएंगे, और ऐसे डॉट बनाते हुए फिर इधर लोकेशन ले जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कलकत्ता। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक रह सकती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ भाई। अब देखो कलकत्ता रह सकता है। इसके साथ में अब बात आती है मद्रास की, तो मद्रास उस समय चेन्नई को कहा जाता था, जो आज का चेन्नई है उसको मद्रास कहा जाता था। और मद्रास कहाँ पे भैया, मद्रास है हमारे तमिलनाडु के अंदर। ये देखो, ये तमिलनाडु के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मद्रास को इंडिकेट करने वाले, सॉरी तमिलनाडु जरा सा नीचे, हाँ हम क्या करेंगे, ये तमिलनाडु के अंदर क्या करेंगे, हमारे मद्रास को इंडिकेट यहां से कर देंगे, जहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था। इसके बाद में देखो नागपुर की बात आती है। नागपुर का है भैया, नागपुर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे, मेनली बात तो महाराष्ट्र में है लेकिन मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नागपुर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे हम लोग नागपुर को यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट मैप कंप्लीट है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इधर पीछे हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो तुम लोगों को क्या होगा कि तुम लोग जो अभी नए नए पीपीटी से पढ़ रहे हो, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे हो, अब अपने पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए अपन व्हाइट बोर्ड पे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को नागपुर, मद्रास और कलकत्ता ये सारी लोकेशन कहाँ है पता चल गया होगी, इसको इंडिकेट कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ में क्या होता है कि लोकेशन के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पूछते एग्जामिनर कि वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इंडिकेट इन द मैप। ठीक है भाई, अपने को नागपुर के अंदर इंडिकेट करना है क्योंकि नागपुर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इनकी बेसिक से जानकारी अपने माइंड के अंदर भी रख के रखना है। देखो चलो अब देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर की मैप पॉइंटिंग को। सेकंड नंबर की जो मैप पॉइंटिंग है ये भी हम लोग को हमारे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगी, जिसमें जो गांधी जी के द्वारा किए गए 4 सत्याग्रह हम लोग को याद रखना है। देखो कौन कौन सा सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और दांडी, ये 4 सत्याग्रह। और इसके साथ में जो चौथा जो मैंने बताया सत्याग्रह दांडी मार्च था, और इसके साथ में अमृतसर जहां पे जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने इनकी थोड़ी जानकारी ले लो। क्या हुआ था, गांधी जस्ट अफ्रीका से आए हुए थे, और अफ्रीका से आते ही उन्होंने सत्याग्रह अफ्रीका में करे थे। उन सत्याग्रह को उन्होंने इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था, 3 लोकेशन पे, चंपारण के बाद में खेड़ा और अहमदाबाद में जाकर के उन्होंने क्या किया था, जो अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग उन्होंने प्रोटेस्ट करे थे। ठीक है, मैं इंडिकेट भी करते चलता हूँ और आप लोगों को बता भी चलता हूँ। देखो चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो विलेज है वो कहाँ पर है, बताओ जल्दी। वो है भैया कहां पर, हमारे एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे चेक करने दो भाई, वीडियो में आ भी रहा है तो क्या दिक्कत है। हाँ चंपारण तो वैसे बिहार के अंदर है मुझे पता है। देखो हाँ देखो चंपारण जो हमारा स्टेट है वो कहां पर है, बिहार के अंदर।
अब बिहार के अंदर चंपारण में जब गए थे गांधी जी, तो उन्होंने क्या किया था, वहां पे क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे जबरदस्ती जो हमारे देश के जो किसान थे उनसे क्या करवा रहे थे, उनसे जबरदस्ती भैया इंडिगो की खेती करवा रहे थे। अब गांधी जी जाते हैं, अब आपको पता है क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिगो की खेती से क्या होता था कि जो किसान होते थे उनकी जमीन बंजर होने लगती थी, वहां पे किसी भी चीज की दूसरी खेती नहीं हो पाती थी। इसके कारण से जो किसान गुस्सा थे और गांधी जी आते हैं और किसानों का साथ देते हैं और उनका साथ दे करके किसानों की हेल्प करते हैं। और जो इंडिगो था, इंडिगो जो खेती जबरदस्ती किसानों से कराई जा रही थी उसके खिलाफ में, ब्रिटिशर्स के खिलाफ में करते वो वहां पर जाके क्या करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो हम यहाँ पे खेड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं और खेड़ा को रिप्रेजेंट करने के बाद में, सॉरी हाँ, खेड़ा को रिप्रेजेंट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर खेड़ा लिखेंगे तो उसको समझ में आएगी कहाँ की लोकेशन है, इसे हम पॉइंट करके क्या लगता है वहां पर क्या कहते हैं नंबर 1 डाल दिया। इसके बाद में बात आती है खेड़ा की। खेड़ा में क्या हुआ था, खेड़ा में जो किसान थे वो बहुत ज्यादा तंग थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट करी गई बहुत सारी पॉलिसीज से जिसमें बहुत ज्यादा किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। इसके खिलाफ में क्या करते हैं कि गांधी जी जाते हैं और खेड़ा के जो क्या कहते हैं किसान थे वो टैक्स नहीं देने के लिए जो आंदोलन करते थे उनको सपोर्ट करते वहां पे जाके सत्याग्रह के थ्रू। ठीक है, तो ये गुजरात की हमारी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट होगी नंबर .2। इसके बाद में देखो, इसके बाद में बात आती है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में क्या था, 1980s में बहुत सारे जो 1918 में बहुत सारे जो मजदूर थे जो कि मिल में काम किया करते थे। और वहां पे क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन लोग को बहुत ज्यादा काम करवाते थे और उनको उतनी वेजेस पेमेंट नहीं दी जाती थी, जिसके खिलाफ मजदूरों का साथ देने के लिए गांधी जाते हैं और मजदूरों के साथ में जाकर के वो प्रोटेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन हम लोग इंडिकेट कर देते हैं नंबर 3 से, कहा कि अहमदाबाद की। अब इसके बाद में बात आती है दांडी की। तो दांडी देखो, दांडी एक सिटी है जो कोस्टल विलेज है जो कोस्टल रीजन में पाया जाता है। साबरमती से गांधी जी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। उस यात्रा में दांडी में जाते हैं, पहुंचते 24वें दिन में 24th डे में। और 24th डे में दांडी पहुंच के वो क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। और समुद्र से पानी से नमक बनाने के बाद में उनकी दांडी यात्रा सक्सेसफुल होती है। और वो लोकेशन हमारी कहाँ पे है, समुद्र के पास में और इस बेसिन के इस एरिया के पास में हमारी वो लोकेशन है, उसको हम इंडिकेट कर देते हैं 4th नंबर से दांडी लोकेशन को। ठीक है, ये हो गए गांधी जी के द्वारा करेंगे 3 सत्याग्रह। सब फर्स्ट चंपारण, सेकंड खेड़ा और थर्ड जो हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। इसके बाद में 4th नंबर में हमने इंडिकेट किया है, सॉरी 5th नंबर का वाला करना था हमने। 5th नंबर का हमने इंडिकेट किया है दांडी यात्रा, यानी कि जो सॉल्ट सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट के दौरान जो सॉल्ट मार्च किया गया था उसको। इसके बाद में हमको इंडिकेट करना है अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था। आप सभी को पता है पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा 1930s में जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोहरी का सेलिब्रेशन करने गए थे, उन्हीं के ऊपर क्या कर दी जाती है, गोलीबारी कर दी जाती है। वैसाखी का सेलिब्रेशन करने गए थे तो उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती है जनरल डायर के द्वारा, जिस कारण से जितने भी लोग होते हैं वहां बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है और एक बहुत बड़ा नरसंहार होता है, मैस्कर होता है और बहुत ही दहला देने वाली ये घटना थी। कहाँ हुई थी ये, अमृतसर के अंदर हुई थी। कब, 1919 में। देखो इसको कहा हम लोग को इंडिकेट करना है, ये इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पर। ठीक है, जस्ट मतलब एकदम बॉर्डर पे नहीं है, थोड़ा सा पीछे है। और वहां पे हम लोग इंडिकेट करेंगे नंबर 4 हमारा अमृतसर को। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे भी अभी जा रहा हूँ मोबाइल बंद करने, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग मतलब क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हर एक मिनट पे मतलब थम्स अप कर सकते हो, फिर अच्छा समझ में आ रहा है कुछ लिख सकते हो, जिससे कि भाई हम लोग और भी अच्छी वीडियो बनाए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अभी के 2 सेशन मतलब जो 2 स्लाइड बोल दो अपन, या फिर 2 बार मैंने जो लिखा उसमें हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन था या फिर हिस्ट्री का जो पार्ट था मैप स्किल का, वो हो गया खत्म। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने गांधी जी की सत्याग्रह प्लस जलियांवाला बाग मैसकर, इसके साथ में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने फर्स्ट इसमें देखी कांग्रेस के सेशन। इस तरीके से हम लोगों को क्या हो गया कि हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था, अभी जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया इस मैप वर्क का। अब हमारी बात आती है ज्योग्राफी की। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर ये कोई भी लेक्चर देख रहा है, वैसे तो मुझे नहीं लगता 100-200 ज्यादा इसको लेक्चर को देखेंगे, लेकिन देख लो जो भी लोग देख रहे हो इस लेक्चर को, अपने पास में क्या करो, एनसीईआरटी बुक रखो, जिससे कि आप लोग अगर लेक्चर देख लो तो आप लोग को सारी चीजें आसानी से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्लाइड वगैरह तो है नहीं कि मैं आपका मैप चिपका वगैरह के दिखा सकता हूँ, और परफेक्ट मैप मेरा बना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं परफेक्ट आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो भी डायग्राम वगैरह होते थे मेरे दोस्त बना दिया करते थे, इस कारण से कभी अपन ने टेंशन लिया नहीं, इसलिए अपन परफेक्ट आर्टिस्ट भी नहीं है। तो देखो
अब हम लोग बात करते हैं मेजर सॉइल्स की। सॉइल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 6 टाइप की भाई सॉइल पाई जाती है अपनी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लेटेराइट, एरिड और फॉरेस्ट सॉइल। अगर आप लोगों ने चैप्टर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को इतना तो मालूम है कि कौन सी सॉइल कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है। जैसे अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी एलुवियल सॉइल के बारे में। सॉरी, हम लोग टॉप से स्टार्ट करते हैं इंडिया के। तो इंडिया के टॉप पे कौन सा रीजन है मेरे भाई? इंडिया के टॉप पे है फॉरेस्ट और माउंटेन वाला रीजन। फॉरेस्ट और माउंटेन वाले रीजन पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाई जाती है। तो फॉरेस्ट वाला रीजन कौन सा भाई? फॉरेस्ट वाला रीजन बोलेंगे कभी भी एग्जाम में आएगा तो ये वाला सर, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या होता है? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में क्या होता है? हम लोग को देखने के लिए मिलती है अपनी कौन सी सॉइल? ये, जिसका नाम है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। अब फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे? जहां पे हिली रीजन है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, वहां पे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजी सी बात है। अगर एग्जाम में आता है तो हमें क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर से लगा करके हमारे उत्तराखंड वाले रीजन तक के, और इधर में असम और थोड़े से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, नागालैंड के पास में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं हम इसको एलुवियल सॉइल को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे उतर से सर, हम नीचे उतरे और हम लोग को क्या दिखेगा? इसके बाद में हम लोग को दिखाई देता है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सर कौन से रीजन में पाई जाती है? एलुवियल सॉइल सर पाई जाती है गंगा और नर्मदा नदी के जो मैदान, सॉरी नर्मदा जी, गंगा नदी और यमुना नदी के मैदान पे, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया है। अब नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया को हम एकदम क्लीनली करेंगे, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन के अंदर क्या होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलती है ये हमारी सॉइल, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन वाले हमारे रीजन के अंदर, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन रीजन के अंदर हम लोग ये सॉइल देखने के लिए मिलती है। कौन सी सॉइल सर? एलुवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, नंबर 6 की सॉइल है क्या? हम लोगों ने यहाँ पे नंबर 6 की सॉइल है। कौन सी सॉइल? फॉरेस्ट सॉइल। अब देखो हमारी बात आ रही कौन सी सॉइल की? एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल कौन से नंबर पे लिखी हमने? फर्स्ट नंबर पे। तो ये हमारे कौन से रीजन में पाई जाती है सर? ये हमारे रीजन में पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन वाले रीजन में, जो कि कवर करके रखता है, जो कि कवर अप करता है हमारे वेस्ट बंगाल तक। कहां से? हमारे यहाँ से हमारे पंजाब, हरियाणा, हरियाणा से नीचे मध्य प्रदेश के थोड़ा सा रीजन, अपने उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल वाले रीजन को कनेक्ट करके रखता है। उस नॉर्दर्न प्लेन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है आपको नॉर्दर्न प्लेन तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात आती है हमारी कौन सी सॉइल की? ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल मेनली कौन से रीजन में पाई जाती है सर? ब्लैक सॉइल पाई जाती है इंडिया के मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में, जो कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ये देखो ये महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अपना महाराष्ट्र पूरा आ जाएगा। सौराष्ट्र की बात करेंगे तो हमारे गुजरात की कुछ, एक सेकेंड, सौराष्ट्र की बात कर लेते पहले, सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहां से हम लोग बात करते हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू की, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू की हम लोग यहाँ से दिखा जाता है, जो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर हमारी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, ये फुल ले जाना पड़ेगा मेरे भाई। ये हमारी ब्लैक सॉइल हो गई। अब देखो ब्लैक सॉइल को हम लोग ऐसे ब्लैक कलर से ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी ब्लैक सॉइल हो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 पे कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल। नंबर 6 फॉरेस्ट सॉइल। और ये हमारी ब्लैक सॉइल होगी कौन से नंबर की? ये हमारी 2 नंबर की, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग को देखना है कौन सी सॉइल? रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल मेनली हमारे साउथ इंडिया, हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे रीजन्स के अंदर पाई जाती है। जो हमारी रेड सॉइल होती है मेनली हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड और क्या कहना चाहिए, हमारे कौन से रीजन के अंदर? हमारे साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब अपने पास में तो पहले एक ही कलर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेड सॉइल को यहाँ से इंडिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे कौन से? नॉर्थ इंडिया तक, ठीक है। ये हमारी कौन सी सॉइल होगी? ये हमारी है रेड और येलो सॉइल। इसके बाद में बात आती है एरिड सॉइल की। एरिड सॉइल मेनली क्या होती है? रेत से मिलकर के बनी होती है। और एरिड जो सॉइल होती है वो हमको और कहीं नहीं, हमारे राजस्थान के जो डिजर्ट्स है, थार डेजर्ट में देखने के लिए मिलती है। नंबर 5 की सॉइल कौन सी? एरिड सॉइल, ठीक है। हमारा 1 हो गया, 2, 3 और 6 और 5 हो गया। अब बात आती है हमारे लैटेराइट सॉइल की, नंबर 4 की, और जो हम लोग को बहुत ही स्मॉल पार्ट के अंदर हमारे इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगी, जो कि देख लो हमारे मेघालय के अंदर, मेघालय के साथ में कुछ थोड़े थोड़े जो पार्ट है,
वहां पे एकदम स्पॉट में देखने के लिए मिलेगी। देखो अपनी बुक में देखो, ये मेघालय के पार्ट में, अपन इसको एकदम ब्लैक से बना लेते हैं, ये मेघालय के पार्ट में। इसके साथ में हम लोग को थोड़े थोड़े रीजन में, थोड़े थोड़े एरिया में हम लोग को ये देखने के लिए मिल रहा है। कुछ अपने गुजरात के पार्ट में, राजस्थान के पार्ट में, और कुछ कुछ रीजन में हम लोग को क्या कहना चाहिए कि लेटेराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हमारा सॉइल वाला मैप कंप्लीट है। सबसे पहले फॉरेस्ट सॉइल इंडिया के टॉप पर, जम्मू कश्मीर पे। इसके बाद में सेकंड नंबर पे बात आती है हमारी, अगर आप इसको ये नंबरिंग को हटा दो और अपने नंबर से लिखो, फर्स्ट नंबर पे फॉरेस्ट सॉइल कर दो इंडिया के टॉप मोस्ट रीजन में। सेकंड नंबर पे नॉर्दर्न प्लेन सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन को डालो। नॉर्दर्न प्लेन पे क्या है, कौन सी सॉइल है, ब्लैक, अपने सॉरी एलुवियल सॉइल। थर्ड नंबर पे आओ, थर्ड नंबर पे डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल। फिर जरा सा नीचे उतरो, रेड सॉइल। ठीक है, इसके बाद में कौन सी सॉइल की बात आ गई, हमारे डेजर्ट सॉइल, और बची हुई हमारी कौन सी सॉइल की बात आ रही है यहाँ पे, लेटेराइट सॉइल। तो इस तरीके से 6 सॉइल हम लोग को एकदम सिंपल से टिक से क्लियर है। ठीक है, ये जो मैंने एरियाज इंडिकेट नहीं करे हैं ना, ये एरियाज के अंदर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। देखिए मैंने आपको बताया था, जो ब्लैक अपने व्हाइट रीजन छोड़ रहा है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, कोस्टल रीजन के ऊपर, यहाँ पे चावल की खेती होगी ज्यादा पे, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे रेड सॉइल है। ठीक है, अपने इसको ऐसा कर देते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे फॉरेस्ट सॉइल, नीचे उतरो नॉर्दर्न प्लेन में हमारी कौन सी सॉइल आ गई, फॉरेस्ट सॉइल के नीचे एलुवियल सॉइल। उसके नीचे उतरो डेक्कन प्लेट्यू में आ गया अपन, डेक्कन प्लेट्यू में अपनी ब्लैक सॉइल। उसके नीचे उतरो साउथ इंडिया, झारखंड, झारखंड वाला छत्तीसगढ़ रीजन, जहाँ पे कौन सी सॉइल, जहाँ पे रेड येलो सॉइल। ठीक है, अब अपना राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल, रेत वाली सॉइल। इसके बाद में बसती है लेटेराइट सॉइल, जो कि मेघालय के अंदर और कुछ पोर्शन के अंदर अपने को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपकी पूरी 6 सॉइल कंप्लीट है। इस ट्रिक से मुझे लगता है कि आप लोगों को सॉइल आसानी से याद हो गई होगी। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको तीनों मैप क्लियर हो गए होंगे। कौन सा, सॉइल वाला भी, अपना कांग्रेस स्टेशन वाला भी, और गांधी जी के सत्याग्रह वाला भी। अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, अब हमको देखना है इंडिया के अंदर की जो मेजर डैम्स है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को अपने बुक का चैप्टर नंबर 2 निकालना होगा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 निकालना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्स। उसमें हम लोग को कुछ डैम्स दिए गए हैं, वैसे अपने को बहुत सारे डैम्स दिए गए, लेकिन हमको सीबीएसई ने बता दिया कि भैया तुम लोग इतने 8 डैम्स पढ़ लो, उसमें से हम 1-2 ठुल या फिर एक आध नहीं भी दे, पर हम लोग एक आध डैम दे देंगे। तो इस कारण से अपने को पूरे 8 डैम को पढ़ना। आप क्या करो, इसके लिए एनसीईआरटी निकाल। सबसे पहले हम लोग इनको जब पढ़ेंगे इन सारे डैम्स को, तो हम लोग को एक चीज ये ध्यान में रखना है कि कौन सा डैम भैया कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है, कौन सा डैम कौन से स्टेट के अंदर, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, सलाल जो डैम है हमारा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अपन शॉर्ट फॉर्म लिख देते अपने स्टेट्स की। सलाल डैम कहाँ पे भैया, जम्मू कश्मीर के अंदर में है। इसके बाद में बात आती है हमारा भाखरा नागर डैम की। भैया भाखरा नागर डैम कौन से स्टेट में है, तो भाखरा नागर डैम है भैया हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, HM लिख देते, HP लिख देते, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। भैया बात आती है टिहरी डैम की। टिहरी डैम कौन से स्टेट में भैया, टिहरी डैम है भैया उत्तराखंड में, यूके लिख देते हैं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अपना क्या कहना चाहिए, उत्तराखंड। इसके बाद में राणा प्रताप सागर डैम। भाई सीधी सी बात है, राणा प्रताप कौन से स्टेट के थे, राणा प्रताप थे राजस्थान के। तो राणा प्रताप सागर डैम कौन से स्टेट में होगा, राणा प्रताप सागर डैम भी राजस्थान के अंदर ही होगा। इसके बाद में बात आती है हीराकुंड की। ठीक है, तो हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में है, तो हीरे की खदान कहाँ पे है, हीरे की खदान सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में पाई जाती है, हीरे की खदान पाई जाती है उड़ीसा के अंदर, जहां से मयूरभंज से, एक सेकेंड, हाँ कोहिनूर निकला था। तो हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में भैया, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में आती है नागार्जुन सागर की बात। अब नागार्जुन सागर डैम की बात आती है, तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है भैया, तो नागार्जुन कौन से स्टेट में लोग नाम रखते हैं, जैसे नागार्जुन कहाँ का हीरो है, नागार्जुन साउथ इंडिया का हीरो है। अब साउथ इंडिया में कौन से स्टेट का हीरो है, तो नागार्जुन है आंध्र प्रदेश के हीरो। अगर आप लोग नागार्जुन को नहीं जानते होंगे तो आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी ना यार, मुझे एक्चुअली उनकी मूवीज का नाम याद नहीं आ रहा। तो वो कहाँ के, वो भैया अपने आंध्र प्रदेश स्टेट के है, जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। सरदार सरोवर डैम की बात आती है, सरदार जी कहाँ के थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, गुजरात के। तो सरदार सरोवर डैम कौन से स्टेट में, गुजरात के अंदर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात आती है तुंगभद्र जो डैम की। तो तुंगभद्र डैम हमारा कौन से स्टेट में, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, AP। अब यहां तक हम लोग को सब समझ में आ गया कि कौन से स्टेट के अंदर ये डैम्स लोकेटेड है। ठीक है, अब हम लोग इनको इंडिकेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से डैम की, हम लोग बात करने वाले यहाँ पे सलाल डैम की।
ठीक है, सलाल डैम या फिर इसको सलाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शायद इनको बोलते हैं, अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, मैंने स्कूल में पढ़ाया था। वैसे आप लोगों ने तो अभी अपने यूट्यूब के लेक्चर से पहुंचे नहीं है, पहुंच जाएंगे जल्दी ही। अपन ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपन इनके नंबर लिखते चलते हैं वहां पे, जिससे कि मेरे को फिर एरो बना के उनको लिखना सब जरूरी नहीं रहेगा। पर आप लोग एग्जाम में क्या करना है, एरो बना के लिखना भैया, क्योंकि आपके नंबर कट सकते हैं इसमें। ठीक है, सलाल डैम की बात आ गई। सलाल डैम का हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है। नंबर 1 बना के यहाँ पर हम लोग गोला बना देते हैं। ठीक है, नंबर 1 बना के हम लोगों ने गोला बना दिया जम्मू कश्मीर के पास में सलाल डैम में। इसके बाद में बात आती है अपने भाखड़ा नागल डैम की। भाखड़ा नागल डैम कौन से स्टेट में सर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के कौन से कहाँ पे सर? तो यहाँ पर नीचे में अपने जम्मू कश्मीर से नीचे पंजाब के जस्ट साइड में हमारा भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, नंबर 2 इंडिकेट कर दिया। टिहरी डैम कौन से स्टेट में सर? टिहरी डैम है सर उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड में कौन सी नदी पे बना हुआ है? ये टिहरी नदी पे बना हुआ है सर। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3 लोकेटेड करते हैं हम लोग उत्तराखंड स्टेट के अंदर। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी जो लोकेशंस है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। भाई गड़बड़ नहीं, ये लोकेशंस गड़बड़ आप लोगों को इसलिए लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि जो मैप है ये हाथों से बनाया गया मैप है, और इसमें थोड़ा सा मतलब इधर उधर थोड़ा सा मेरे से हाथ से मतलब बनाने के समय क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, और हो ही जाती है क्योंकि हाथ से परफेक्ट बन नहीं पाता है। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर पे कौन सा डैम दिया गया? 4th नंबर पे राणा प्रताप सागर डैम दिया गया है। राणा प्रताप कौन से स्टेट के थे? राजस्थान के थे। राजस्थान के अंदर हम लोग को राणा प्रताप डैम लोकेट करना है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ये डैम लोकेटेड हमारा कौन सा? हमारा राणा प्रताप सागर डैम नंबर 4। एक सेकंड, मध्य प्रदेश के अंदर नहीं जाना भैया अपने को, राजस्थान के अंदर ही रहना है। नंबर 4 राणा प्रताप सागर डैम। हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में सर? हीराकुंड डैम है सर क्या कहना चाहिए हमारे हीराकुंड नहीं, हीराकुड डैम है वो। हीराकुड डैम कौन से स्टेट में सर? हीराकुड डैम है उड़ीसा के अंदर। ठीक है सर, उड़ीसा के अंदर इंडिकेट कर दो लोकेशन नंबर 5 को, हीराकुड को। ठीक है सर, लोकेट कर दी। इसके बाद में देखो नागार्जुन सागर डैम, जो कहां पर हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर नागार्जुन सागर डैम, जो कि देखो याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर कहां पे है ये डैम, जो कि तुंगभद्र सॉरी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे, यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसकी बॉर्डर पे क्या है हमारा नागार्जुन सागर डैम स्थित है नंबर 6 पे। ये कौन सा डैम? नागार्जुन सागर डैम। इसके बाद में जस्ट थोड़ा सा नीचे उतरेंगे और यही आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बाउंड्री के इधर साइड में नंबर 7 पे स्थित है कौन सा डैम? सॉरी नंबर 8 पे स्थित है कौन सा डैम? तुंगभद्र रिवर डैम, जो कहाँ पे आंध्र प्रदेश और अपने क्या कहना चाहिए तेलंगाना सॉरी कर्नाटक की बॉर्डर पे और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। और नंबर 7 हमारा गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम। क्यों? क्योंकि सरदार जी कहाँ के थे भैया? सरदार जी थे कहाँ के? अपने गुजरात के। तो इस तरीके से अपनी 8 लोकेशन अपने इंडिकेट कर दी। लोकेशन नंबर 1 जम्मू कश्मीर सलाल डैम जस्ट इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के पास में। लोकेशन नंबर 2 भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश। लोकेशन नंबर 3 टिहरी डैम उत्तराखंड। लोकेशन नंबर 4 राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान। ठीक है, मध्य प्रदेश और मतलब थोड़े से इधर से लगा लेना। लोकेशन नंबर 5 हीराकुड डैम उड़ीसा। लोकेशन नंबर 6 नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश, जो क्या है अपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के पास में। लोकेशन नंबर 7 सरदार सरोवर डैम, सरदार जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। लोकेशन नंबर 8 तुंगभद्र नदी के पास में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे तुंगभद्र डैम। ठीक है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के जितने भी लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब निकालो हमारा मैप नंबर 4 कौन से चैप्टर से? एग्रीकल्चर चैप्टर से, जो कि हमारे क्लास 10th की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है। यहां से निकालो अपना एग्रीकल्चर चैप्टर, जहां से सबसे पहले हम लोग को 2 मैप को देखना है। सबसे पहले ऐसे स्टेट जहां पे कि सबसे ज्यादा गेहूं होता है, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, और ऐसा स्टेट जहां पर कि सबसे ज्यादा चावल होता है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, इसके बाद में और भी शुगर केन वाले स्टेट वगैरह दिए गए हैं, शुगर केन, रबर, कॉफी वगैरह, तो अपन उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है, जैसा आप सभी लोगों को पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा व्हीट कहाँ पर होता है भैया? तो सर आप लोग बोलोगे कि व्हीट होता है सर कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश के अंदर मेजर एरिया ये है। ठीक है, तो हम लोग इन एरियाज को क्या करेंगे? इस मैप के अंदर इंडिकेट करेंगे।
उसके बाद में सेकेंड बार इसको फिर से मिटा करके फिर इसमें हम लोग राइस वाले को इंडिकेट करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम इंडिकेट करने वाले किसको, कौन से रीजन को हम लोग करेंगे, मेजर व्हीट प्रोसेसिंग स्टेट को। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पंजाब को पकड़ा, फिर भैया सर हम उतरे कहाँ पर, एक सेकेंड, फिर से सर पंजाब को पकड़ा, पंजाब को पकड़ते हुए सर हम लोगों ने फिर यहाँ से अपने आप उत्तराखंड भी हमारा कैच हो गया सर, ठीक है। ये पंजाब हमारा कैच हो गया, फिर उत्तराखंड हमारा कैच हो गया, ठीक है हमारा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हरियाणा को कैच कर लेंगे सर, ठीक है। यहाँ से उत्तराखंड को कैच किया और ऐसे फिर हम लोग क्या करते हैं, इस एमपी वाले पोर्शन को ऐसे पकड़ते हुए चलते हैं और क्या करते हैं, इस वेस्टर्न यूपी तक। देख लीजिए सर, इस वेस्टर्न यूपी तक क्या होता है, हमारे देश में सबसे ज्यादा वीट यानी कि गेहूं को लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, पूरे एमपी को कवर अप कर लिया है। तो पूरे एमपी को हम लोग कवर अप नहीं करना है, हम लोग क्या करना है कि एमपी के थोड़े से ही रीजन को कवर अप करते हुए चलना है। एमपी भी हम लोगों ने गलत कवर अप किया था, तो एमपी के थोड़े से ही रीजन को हम लोग क्या करना है, कवर अप करते हुए चलना है, और वेस्टर्न यूपी को, ठीक है, वेस्टर्न यूपी को। तो ये है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये क्या हमारा मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा व्हीट की यानी कि गेहूं की खेती करी जाती है। फिर से समझो सर, देखो पंजाब, ठीक है सर, पंजाब हो गया। सेकंड सर हरियाणा, ठीक है सर, क्या कहना चाहिए, हरियाणा हो गया, ठीक है। फिर उत्तराखंड, सर उत्तराखंड हो गया। सर हिमाचल प्रदेश, सर हिमाचल प्रदेश हो गया। सर वेस्टर्न यूपी, सर वेस्टर्न यूपी भी हो गया। सर एमपी भी हो गया। तो ये हमारा सर क्या है, मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया या फिर मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कवर अप हो चुकी है, कौन से, फर्स्ट मैप के। अब हम लोग देखते हैं मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। देख लो पहले मेजर राइस कौन कौन से स्टेट में होता है, जैसे असम के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ईस्टर्न घाट के स्टेट के अंदर हम लोग को सबसे ज्यादा राइस की खेती देखने के लिए मिलती है। चलो देखते हैं राइस की खेती का मैं हम लोग अभी आपके सामने ही बनाऊंगा, मैं खुद अभी ऐसे पहले ही बना के नहीं रखूंगा, पहले मिटाऊंगा फिर बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम बनाते हैं मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट को, मैप के अंदर इंडिकेट कर देते हैं। देखो सबसे ज्यादा चावल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चावल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो चावल कहाँ हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि हमें पानी की अच्छी भरमार है, ठीक है। यहाँ से ऐसा असम वाले पोर्शन को कलेक्ट करो सर, असम, ठीक है सर, कलेक्ट कर लिया। फिर सर वेस्ट बंगाल के अंदर भी होता है गेहूँ, सॉरी चावल, तो ठीक है सर, वेस्ट बंगाल हम लोगों ने कवर अप कर लिया यहाँ तक के, ठीक है सर। फिर आप क्या बोल रहे हो सर कि यूपी, तो फुल यूपी के अंदर सर, ठीक है, चावल हो रहा है सर, ठीक है, यूपी के अंदर चावल हो रहा है सर, ठीक है। उत्तराखंड आ गया, सॉरी, यूपी हमने कवर अप किया सर, ठीक है। यूपी से बिहार, बिहार सर कवर अप हो गया। फिर यहाँ से हम लोग को छत्तीसगढ़ उतरना है, ठीक है सर, छत्तीसगढ़ भी उतर लिए हम लोग, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद में सर तेलंगाना कवर अप करना है, ठीक है सर, तेलंगाना कवर अप कर लिया। तो यहाँ तक कि हम लोगों को मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया देखने के लिए मिलता है। इसके साथ में ये घाट वाले जो रीजन है, देखो ये जो एकदम समुद्र के किनारे पे लगते हैं, साउथ इंडिया, यहाँ पे भी मेजर चावल को खाया जाता है। तो यहाँ पे मेनली चावल की खेती करी जाती है। देखो यहाँ पे ना बीच बीच में कुछ पोर्शन, कुछ एरिया जो छूट गए, ठीक है, उन एरिया को हम लोग ऐसे याद रखना कि अपने लोग यहाँ पे 2-3 एरियाज को छोड़ना है, ठीक है। इसके साथ में ईस्टर्न घाट की बात करेंगे सर, तो ईस्टर्न घाट पे हम लोग यहाँ से साउथ इंडिया में केरल तरफ यहाँ पे मेजरली राइस की खेती करी जाती है। ये हमारा राइस वाला में क्लियर हुआ, इसको एक बार फिर से देखो सर, ठीक है सर। असम के अंदर राइस लगाया जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर राइस लगाया जाता है सर, ये कवर अप किया हमने। यूपी के अंदर राइस लगाया जाता है सर, कवर अप किया। बिहार के अंदर राइस लगाया जाता है, कवर अप किया। इसके बाद में देखो छत्तीसगढ़ कवर अप कर लिया। इसके बाद में तेलंगाना, ठीक है सर, कवर अप किया। और ईस्टर्न घाट, यहाँ तक कि हम लोग को चावल की खेती देखने के लिए मिलती है। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लाइनिंग से कर देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना जाए। मुझे मिटाने में दिक्कत जाएगी पर आपको दिक्कत ना जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले सको, ठीक है। ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं साइड हो जाता हूँ। वो सॉइल वाले के बाद में ना मेरे को ये वाला सबसे सिंपल लगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना अपने को सिर्फ स्टेट याद रखना था, उसमें तो खैर स्टेट भी याद नहीं रखना था, जो मैंने ट्रिक बताई। अब देखो यहाँ से अपने को एग्रीकल्चर चैप्टर से मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग अपने पढ़ लिया, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग अपने पढ़ लिया। अब अपने को देखना है शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट,
ये कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, ये अपने को मैप में पूछा जाएगा। ठीक है भैया, तो इनको अपने को इंडिकेट करना है मैप के अंदर। अब देखो इसके लिए बुक में कोई एक मैप दिया नहीं गया है, पर सबसे सिंपल मैप मैं इसको ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर सिटी लोकेट नहीं करना, पूरा स्टेट लोकेट करना है। भाई कोई स्टेट तो अपने को सब पता है किधर क्या है, तो अपन किधर भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया शुगर कैन। तो शुगर कैन सर सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नंबर 1 मार्क कर दो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, टी कहाँ होता है सर सबसे ज्यादा? टी सर होता है असम के अंदर सबसे ज्यादा। नंबर 2 सर असम को लोकेट करो। ठीक है, कॉफी कहाँ होता है सबसे ज्यादा सर? कर्नाटका के अंदर कॉफी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है सर, तो कर्नाटका का 3 नंबर यहाँ पे लोकेट कर दो। ठीक है, रबर सर, रबर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रबर सर होता है सबसे ज्यादा केरला के अंदर। केरला छोटा सा स्टेट, एकदम करेले के साइज, आकार करेले जैसा दिखता। सॉरी, कोई केरला से होगा उसको बुरा लग जाएगा, मैं एकदम याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ। केरला जैसे नॉर्थ, जो अपने साउथ इंडिया में सबसे समुद्र के किनारे पर लगा हुआ स्टेट, जिसकी यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? केरला में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्या? रबर। और सभी को याद रहता है एकदम कोस्टल रीजन पे। तो आप लोग क्या रहेगा, आप लोगों को तो मैप में बिल्कुल स्टेट दिए रहेंगे। अब हमारे पास क्या, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, तो हम लोग भी वो स्टेट वाला मैप लगा लेते हैं। अपन व्हाइट बोर्ड पे स्टेट वाला मैप लगाना थोड़ा सा बनाना मुश्किल जाएगा, क्योंकि अपने को इंडिकेट भी करना, फिर उसको मिटाना पड़ेगा। इस कारण से आप याद रख लेना केरला 4 नंबर पे, जहाँ पे रबर की खेती होती है। इसके बाद में बात आती है कॉटन की। कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल की जरूरत पड़ती है। कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर। तो कॉटन को इंडिकेट कर दो कहाँ पे सर? महाराष्ट्र के अंदर। नंबर 5 जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है सर? जूट सीधी सी बात है बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर। बंगाल कहाँ पे? ये बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल अपने देश के अंदर। तो जूट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है सर? जूट होता है सर वेस्ट बंगाल के अंदर। ये हमारी 6 लोकेशन हो गई। इसको आपको मैप में ज्यादा याद नहीं रखना, आप लोगों को सिर्फ इनकी लोकेशन कौन से स्टेट के अंदर ज्यादा हो रहे हो आपको याद करना है। शुगर केन उत्तर प्रदेश के अंदर, टी असम के अंदर, नंबर 3 कॉफी कर्नाटक के अंदर, 4 केरला के अंदर क्या? रबर, 5 महाराष्ट्र के अंदर क्या? कॉटन, 6 वेस्ट बंगाल के अंदर क्या? जूट। तो इससे आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक दूसरा दिखाता हूं। अब हमारे आते हैं मेन मैप्स, मिनरल एंड रिसोर्सेज वाले। देखो इसको मैं मेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक की जो अपन मैप पढ़े वो सिर्फ सीबीएसई में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो मैप अपन पढ़ रहे हैं अभी, ये क्या होता है? एमपी बोर्ड में पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्पेशली एक पॉइंट नोट आउट कर दूंगा अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में, जिससे पता चल जाएगा एमपी बोर्ड वाले बच्चों की, उनको भी यहाँ से देखना है। देखो क्या होता है कि आयरन और माइंस की अपन बात करते हैं। आयरन और माइंस मेनली हम लोग क्या होती है कि हमको इस इंडिया से नीचे देखने के लिए मिलती है। कहाँ पे? साउथ इंडिया पे, और इस अपने क्या कहना चाहिए, डेक्कन प्लेटू के नीचे अपने को क्या मिलेगी? अपने को जितनी भी आयरन और माइंस है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर तक कोई भी अपने को आयरन माइंस और माइंस वगैरह देखने के लिए नहीं मिलती है। अब देखो सबसे पहली जो माइन अपने को लोकेट करना है, सबसे पहली माइन लोकेट अपने को करना है कहाँ पे? उड़ीसा मयूरभंज। सबसे पहले माइन अपने को लोकेट करना है मयूरभंज, जो कहाँ पर है सर? उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा कहाँ पे है सर? वेस्ट बंगाल के और छत्तीसगढ़ के नीचे। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर हम लोग क्या रखें? यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या लोकेट करें? हम लोग यहाँ पे लोकेट करें मयूरभंज लोकेशन को। ठीक है, सेकेंड लोकेशन हमारी कौन सी सर? सेकेंड लोकेशन सर हमारी दुर्ग छत्तीसगढ़। या हमारा एमपी के ऐसा जो बनता है वो छत्तीसगढ़ में हम लोकेट करने वाले सर। सेकेंड लोकेशन जो है हमारी दुर्ग। ठीक है सर, ये देखो सर हमारी सेकेंड लोकेशन दुर्ग। इसके साथ में बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ पे? ये भी सर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। सेकेंड बेलाडीला दुर्ग। ठीक है, 3 नंबर पे हम लोकेट करते हैं बेलाडीला को। इसके बाद में बात आती है बेल्लोर और कुद्रेमुखी, जो लोकेशन हमारी कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो बेलरी, हाँ बेलरी लोकेशन में इसको बेल्लोर लिख दिया है। तो ये है हमारी कर्नाटका के अंदर यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन नंबर 4 और लोकेशन नंबर 5। एक सेकंड इसको फिर से समझ लो, देखो क्या क्या इसमें फिर से देख लो। देखो लोकेशन नंबर 1 उड़ीसा के अंदर कौन सी लोकेशन? मयूरभंज।
लोकेशन नंबर सेकंड देखो दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर। लोकेशन नंबर 3 देखो बेलाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर। लोकेशन नंबर 4 देखो, लोकेशन नंबर 4 कहाँ पे, लोकेशन नंबर 4 है हमारी क्या कहना चाहिए बेल्लोर कर्नाटक के अंदर और कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर। देखो ये नाम जो है ना बहुत ज्यादा अननोन है। और ये जो मैप है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या कहना है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं यहाँ पे साउथ इंडिया को, जिससे अपने को समझने में और थोड़ी सा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि ये मैप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि आप लोग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये तो आप समझ लो, आई डोंट माइंड, इसको इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जो अपन मैप पढ़ेगी इसको मैं थोड़ा सा साउथ इंडिया को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है अभी हमारे गाँव में। देखो अब बात करने वाले हम लोग कोल माइंस की। मैप पलटो, मैप निकालो, पेज नंबर जो मेरे पास पुरानी बुक है शायद से 2024 और 25 की, आपके पास 26 की होगी, तो पेज नंबर 51 निकालो, जहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्स के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को कोल माइंस के बारे में बताना। कोल माइंस ना बेसिकली हम लोग को हमारे देश के ईस्ट की तरफ, ईस्ट और जो क्या कहना चाहिए कि साउथ इंडिया की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ, सीधी सी बात ईस्ट की तरफ देखने के लिए मिलने वाली है। तो ईस्ट की तरफ से अपने को यहाँ पे कोल माइंस के सिर्फ 4 लोकेशन को ही मैप के अंदर इंडिकेट करना है। अब देखो मेरे भाई कौन कौन सी 4 लोकेशन, तो सर सबसे पहले हम लोग को इंडिकेट करना है रानीगंज को, बोकारो को, तालचेर को, नैवेली को। हम लोग को कुल मिलाकर के 4 लोकेशंस को इंडिकेट करना है जो कि कोल माइंस की है। अब देखो रानीगंज, रानीगंज जो लोकेशन वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है या वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड लोकेशन हमारी बोकारो झारखंड, सॉरी बोकारो जो का है झारखंड के अंदर है। थर्ड है हमारी तालचेर जो कि उड़ीसा के अंदर है। और फोर्थ है हमारी नैवेली जो का है तमिलनाडु के अंदर है। चलो इनको इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट लोकेशन देखो कहाँ पे हमारी, फर्स्ट लोकेशन हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर रानीगंज। ठीक है, हम लोग इंडिकेट करते हैं फर्स्ट लोकेशन हमारी कहाँ पर, वेस्ट बंगाल रानीगंज के अंदर। सेकंड लोकेशन हमारी बोकारो झारखंड के अंदर। देखो अब अपने मैप पे इसके हिसाब से बिहार यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके नीचे हमारा झारखंड और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो झारखंड में हमारी सेकंड लोकेशन कौन सी, बोकारो। थर्ड लोकेशन हमारी तालचेर जो कहाँ पर उड़ीसा में कोस्टल बाउंड्री से थोड़ा सा, मतलब वैसे मैप में थोड़ा सा इधर लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा दूर है वो, तो तालचेर थर्ड लोकेशन। और फोर्थ लोकेशन नैवेली तमिलनाडु के अंदर लोकेट है हमारी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब बात आती है थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं भैया, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होता है, कोयले को गर्म करके पानी, सॉरी कोयले से पानी गर्म करते हैं और पानी से जो भाप बनती है उससे फिर वाइन मिल घुमाते हैं और उससे बिजली बनाई जाती है। इसको कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट। अब अपने देश में तो वैसे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन खुशकिस्मती हमारी कि सीबीएसई ने क्या किया, हम लोग कुछ पावर प्लांट के नाम दे दिए गए कि तुम इतने पावर प्लांट को इंडिकेट कर लो मैप के अंदर। हम लोग को 3 पावर प्लांट के नाम दिए गए, असम के सिंगरौली, मध्य प्रदेश, सॉरी असम का नामरूप, एमपी का सिंगरौली और तेलंगाना का रामगुंडम। तो अपने पास में कुल मिला के 3 लोकेशन दी गई है। 3 लोकेशन आपको अपने को इंडिकेट करना है। हो सकता है मैंने लिखने में भूल गया होगा तो आप लोग मुझे याद दिला देना, मैं आप लोग को और भी लोकेशन तैयार करवा दूंगा। अभी तो मेरे पास 3 लिखे तो मैं आपको 3 इंडिकेट करवा देता हूँ। देखो नामरूप कहाँ पे है, नामरूप हमारे असम के अंदर है। ठीक है सर, इंडिकेट कर दो असम में एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे, नॉर्थ ईस्ट के नंबर, लोकेशन नंबर 1 नामरूप इंडिकेट कर दी सर हम लोगों ने। सेकंड एमपी का सिंगरौली। देखो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर से जस्ट नीचे, यानी कि एमपी के अंदर आना चाहिए। तो एमपी के अंदर देखो, एमपी के अंदर सिंगरौली। ठीक है, एमपी के अंदर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर। ठीक है, इस जगह पे एमपी और यूपी की बॉर्डर पे हमारा सिंगरौली, लोकेशन नंबर 2। इसके बाद में देखो लोकेशन नंबर 3 कहाँ पे, लोकेशन नंबर 3 है रामगुंडम। कहाँ पर, तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना के अंदर कौन सी लोकेशन, रामगुंडम लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लोकेशन हम लोग को यहाँ पे करना है, मैप के अंदर इंडिकेट करना है। सबसे पहले असम के अंदर कौन सी लोकेशन, असम के अंदर नामरूप डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में सेकंड डिस्ट्रिक्ट कौन सी, मध्य प्रदेश की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे कोयले से भाप से क्या होती है, एनर्जी बनाई जाती है, एनटीपीसी शायद वहां पे कुछ है। इसके बाद में देखो रामगुंडम की बात होती है, रामगुंडम कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर है। तो इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट हम लोग 3 लोकेशन पूछी जाएगी। 3 लोकेशन मैंने आपको बताई, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसकी ट्रिक क्या है,
सबसे पहले ट्रिक तो असम के अंदर अगर आपने पूछ लिया कि नामरूप पावर प्लांट क्या हो, तो भैया सीधे असम के अंदर इंडिकेट कर दिया। सेकंड, मध्य प्रदेश का सिंगरौली आया तो सिंगरौली कहा। अब तुम्हारे पास तो मैप बिल्कुल पॉलिटिकल मैप आएगा, देखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और एमपी की बॉर्डर प्लस छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से थोड़ा सा दूर, मतलब इससे थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे अपना उत्तर प्रदेश खत्म और यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ खत्म, तो उसके थोड़े से सेंटर पे और मध्य प्रदेश के अंदर आना चाहिए। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात आती है, तो अपने नाम तेलंगाना की, तो तेलंगाना के एकदम, तेलंगाना और महाराष्ट्र के एकदम बीच में अपना कौन सा, रामगुंडम। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दूसरी लोकेशन करवाता हूँ। अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब अपने को क्या करना है कि मेजर ऑयल फील्ड्स को इंडिकेट करना है। ऑयल फील्ड्स वो जगह रहती है जहां से क्या होता है, तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल, खाने का तेल नहीं। अब देखो हम लोग को हमारे मैप में सीबीएसई की तरफ से मतलब 6 लोकेशन हम लोग को इंपॉर्टेंट बताई गई है। सबसे पहले डिगबोई लोकेशन, सेकंड नहरकटिया, थर्ड मुंबई हाई, बैशिन, कालोल, अंकलेश्वर। देखो डिगबोई और नहरकटिया जो है असम के अंदर है, मुंबई हाई और बैशिन महाराष्ट्र के अंदर, कालोल और अंकलेश्वर गुजरात के अंदर, जिसको कि हम लोग को मैप के अंदर इंडिकेट करना है। सबसे पहले देखो हम लोग डिगबोई को इंडिकेट करते हैं। डिगबोई कहाँ है हमारा, हमारे असम के अंदर। डिगबोई कहाँ पे है, असम के अंदर। ठीक है सर, डिगबोई को हम लोगों ने कहा दिखा दिया, हमारे असम के अंदर। इसके बाद में जो नहरकटिया है वो डिगबोई के जस्ट नीचे हम लोग को देखने के लिए मिलती है। जो नहरकटिया लोकेशन है वो क्या कहेंगे सर, डिगबोई के जस्ट नीचे, इतना भी नीचे नहीं, जस्ट नीचे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलती है, नहरकटिया लोकेशन देखने के लिए मिलती है। अब तुम लोग बोलोगे यार इतने पास में, भाई इतने पास में नहीं है वो मैप, इतना सा बना है। और एक्चुअल में इंडिया कितना बड़ा है, इतना अपने मोबाइल में भी नहीं समझ, बहुत बड़ा इंडिया। तो वो मैप में इस कारण से बहुत ज्यादा पास आ गई। ठीक है, डिगबोई थोड़ी सी ऊपर, जस्ट उसके नीचे नहरकटिया लोकेशन। इसके बाद में बात आती है मुंबई हाई की। तो मुंबई हाई देखो भैया, ये हमारा गुजरात का ऐसे ही घुमा वाला एरिया। देखो ये अपने गलत बना दिया था, देखो गुजरात का घुमा वाला एरिया। अब इस घुमे वाले एरिया में क्या, अपनी जो महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है भैया, अब इस ही महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, सॉरी हाँ, इस एरिया से थोड़ा सा इधर आना अपने को, और यहाँ पर मुंबई हाई हम लोग को देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या दिखता है हम लोग को, मुंबई हाई लोकेशन नंबर 3। ठीक है, इसके साथ जस्ट इस मुंबई हाई के नीचे, एक सेकेंड, हाँ, जस्ट इस, क्या कहना चाहिए कि हाँ देखो, जस्ट इस मुंबई हाई के ऊपर हम लोग देखते हैं, इस मुंबई हाई के ऊपर, इस मुंबई हाई के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कौन सी लोकेशन, हमारी 4th नंबर की लोकेशन, जिसको हम लोग बेसिन कहते हैं। मतलब हमारी जो लोकेशन नंबर बेसिन ऊपर और बेसिन के नीचे मुंबई हाई हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जस्ट महाराष्ट्र के यहाँ पर, मतलब सामने में। इसके बाद में देखो हम लोग कौन सी लोकेशन देखना है, कालोल और अंकलेश्वर देखना है। कालोल जो लोकेशन है, कालोल लोकेशन कौन से स्टेट के अंदर बताइए हम लोग को, गुजरात के अंदर। और जो अंकलेश्वर लोकेशन है वो भी हम लोग कहाँ बताइए, गुजरात के अंदर। तो देखो कालोल लोकेशन हमारी कहाँ पे है, कालोल लोकेशन सर हमारी यहाँ पे है, गुजरात के जो ओपन जो मुंह है बात कर रहे हैं, जस्ट वहां पर, कालोल जो लोकेशन हमारी यहाँ पर है, और कालोल के जस्ट नीचे हम लोग को अंकलेश्वर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कालोल लोकेशन और कालोल के नीचे जस्ट हम लोग को अंकलेश्वर देखने के लिए मिलता है। एक बार फिर से समझो, इसको ट्रिक के साथ बताता हूँ मैं। देखो सबसे पहले दिग्बो याद करना है, नॉर्थ इंडिया की तरफ गया सर, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थोड़ा सा इधर घुमा के हमने डिगबोई लगाया, डिगबोई के जस्ट नीचे नहरकटिया लगाना है सर। इसके बाद में देखो आगे आओ, सबसे पहले हम लोग बेसिन लगाएंगे, जो गुजरात का टर्न आउट जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इससे थोड़ा सा नीचे आके सीधे में हम लोगों को बेसिन, और बेसिन के जस्ट नीचे कौन सा, मुंबई है। ठीक है, मुंबई है लगा। और गुजरात का वही टर्न आउट पॉइंट से सीधे देखो, सीधे पे क्या दिखेगा अपने को, सीधे पे कालोल, कालोल के जस्ट नीचे थोड़े से गैप पे अंकलेश्वर हम लोग को इंडिकेट कर देना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा मैप बनाता हूं। अब देखो, अभी अपने थर्मल पावर प्लांट देखिए, अब अपने को देखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, बेसिकली जो अपने एटम्स होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, उनको डिवाइड करके उनसे एनर्जी निकाली जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अब देखो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अपने को 4 लोकेशन दी गई है, नरोरा यूपी, कालपारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र और कालपक्कम तमिलनाडु। 4 लोकेशन अपने को दी गई है। सबसे पहली लोकेशन की बात करें जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, नरोरा। देखो हमारे मध्य प्रदेश से जस्ट ऊपर
और किसके हेड पे उत्तर प्रदेश के हेड पे हम लोग को ये लोकेशन देखने के लिए मिलती है, कौन सी, नरोरा की। इसके बाद में सेकंड लोकेशन गुजरात के अंदर, जस्ट जो टर्निंग पॉइंट है उसके सामने, और जो अपना दांडी जो है, दांडी था उसके थोड़े से नीचे में हम लोग कौन सी लोकेशन देखने के लिए मिलती है, कारापारा गुजरात की लोकेशन, जो कि लोकेशन नंबर 2 है। इसके बाद में लोकेशन नंबर 3 जो कि महाराष्ट्र की है, वो जस्ट आप देखो किसके नीचे, हमारे कारापारा के नीचे देखने के लिए मिलते, जस्ट कारापारा के नीचे। इसके साथ में फोर्थ जो लोकेशन हमारी कालपक्कम, कालपक्कम जो लोकेशन है तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में हम लोग को देखने के लिए मिलती है। आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि आपके पास में पॉलिटिकल मैप रहेगा, आपको बस स्टेट्स के नाम याद रखना है, कौन सी लोकेशन कौन से स्टेट में। क्यों? क्योंकि आपके पास में पॉलिटिकल मैप रहेगा तो आप उसमें आसानी से इंडिकेट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से ठीक ऊपर, उत्तर प्रदेश के हेड पे, ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट है उसके जस्ट सामने, उसके नीचे अपनी कौन सी लोकेशन, तारापुर, और यही कोस्टल रीजन के पास में कौन सी लोकेशन, कालपक्कम। तो आप इसको बहुत ज्यादा इजीली आसानी से याद रख सकते हो क्योंकि आपके पास में पॉलिटिकल मैप आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा मैप बनाता हूँ। अभी ना अपना वो वाला चैप्टर यानी कि कौन सा, मिनरल्स एंड रिसोर्स वाला चैप्टर खत्म हो गया, एनर्जी रिसोर्स वाला, जिसमें अपन ने अलग अलग तरह से ऑयल फील्ड वगैरह को देख लिया। अब हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है, अब हमारा मैप स्किल में स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज पढ़ी है। तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पर अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को मैप में इंडिकेट भी करना है। सबसे पहले हम लोग को कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या करना है, मैप के अंदर इंडिकेट करना है, जिसके लिए हम लोग को 5 जो मेजर सिटीज के नाम हमारी एनसीईआरटी या फिर हमारे सीबीएसई ने हम लोग को दिए रहे हैं इंपॉर्टेंट के तौर पे। सबसे पहले हम लोग को सूरत बताया गया है, मुंबई, इंदौर, कानपुर और कोयम्बटूर। देखो सूरत कहाँ पर है भैया, सूरत गुजरात के अंदर। अब देखो ये सिटीज है, बहुत ज्यादा जानी पहचानी सिटीज है, तो इनके बारे में या इनके स्टेट को याद रखना बहुत ज्यादा इजीली है। मुंबई कहाँ पे भैया, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र। इंदौर कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है, अभी हम तो एमपी है, हम लोगों को तो पता रहना चाहिए ना। कानपुर कहाँ पे, कानपुर यूपी के अंदर है, और कोयम्बटूर कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। तो इस तरीके से जो मेजर सिटीज हम लोग को यहाँ पर पता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब बता देते कहाँ कहाँ पे है। गुजरात के अंदर कौन सी लोकेशन है, सूरत। सूरत जस्ट अपन दांडी से थोड़े से नीचे उतरेंगे तो हम लोग को सूरत लोकेशन देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर सूरत को इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, सूरत से नीचे उतरते हुए महाराष्ट्र की बॉर्डर पर, महाराष्ट्र के मुंबई हाई और मुंबई बेसिन जो हमने यहाँ पे लगाए थे, देखो हम लोगों ने मुंबई और मुंबई हाई और बेसिन जो लगाए थे, उनके जस्ट सामने हम लोग को मुंबई मिलेगा, या मुंबई सिटी हम लोग को देखने के लिए मिलेगी, महाराष्ट्र के जस्ट क्या कहना चाहिए, कोस्टल एरिया पे। इसके बाद में बात आती है इंदौर की। तो इंदौर क्या है, मध्य प्रदेश में। जो एमपी का आपको मैप मिलेगा वहां पर, उस एमपी के मैप में वेस्ट की तरफ और हल्की से नीचे की तरफ आप लोग को इंदौर सिटी देखने के लिए मिलेगी। और कानपुर की बात आती है तो कानपुर कहाँ पे है, कानपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग क्या करना, अगर नहीं समझ में आया तो नेपाल से जस्ट ऐसे बॉर्डर मिलाते हुए, एक सेकंड, नेपाल से जस्ट सीधी लाइन खींचते हुए आप लोग नागपुर को इंडिकेट कर सकते हो। और जो क्या है, उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे की तरफ, मतलब इतना अपना उत्तर प्रदेश जो है ना, इसके ठीक ऐसे नीचे की तरफ हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कानपुर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में आती बात कोयम्बटूर की। कोयम्बटूर कहाँ पे भैया, कोयम्बटूर जो है केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर से थोड़े से दूर तमिलनाडु के अंदर हम लोग कोयम्बटूर देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग को 5 लोकेशन, सूरत, मुंबई, इंदौर, कानपुर और कोयम्बटूर हमारे कॉटन टेक्सटाइल के तौर पे पूछे जाते हैं। फिर से बता दूं क्या है, अपने को नेपाल से सीधे लेना है और थोड़े से एंड पॉइंट से हल्का सा ऊपर कानपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश में वेस्ट की तरफ और हल्के से नीचे की तरफ इंदौर, ठीक है, दांडी से जस्ट थोड़ा सा नीचे सूरत, और सूरत से सीधे सीधे या फिर मुंबई जो बेसिन हम लोगों ने बनाया था उससे जस्ट सामने मुंबई, ठीक है, और केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ कोयम्बटूर। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा मैप बनाता हूँ। अब देखो इसी चैप्टर में सेकंड मैप वर्क हम लोग को दिया गया है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का, जिसमें कि हमारे पास में टोटल 6 लोकेशन दी गई है। 6 लोकेशन कौन कौन सी है, सबसे पहले दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, बोकारो जो कि झारखंड के अंदर, जमशेदपुर जो कि झारखंड के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, सालेम लोकेशन तमिलनाडु, और विजयनगर
कर्नाटक के अंदर। इस तरीके से टोटल हमारे पास में 6 लोकेशन या फिर 6 इंपॉर्टेंट सिटीज जहां पे कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर इनकी इंडस्ट्री मौजूद है, इनके हमारे पास में नाम दिए गए, लोकेशन दी गई है। अब इनको हम लोग को क्या करना है, इनको हम लोग को इंडिकेट करना है हमारे मैप के अंदर। देखो सबसे पहली लोकेशन की बात करते हैं हम लोग दुर्गापुर की। दुर्गापुर कहाँ पे स्थित है? दुर्गापुर जो है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर कहाँ पर भैया? हम लोग बात करेंगे हाँ ठीक है, हाँ मैंने गलत बना दिया, ठीक है फिर भी सही है। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर, और देखो मैं थोड़ा सा अपना गलत बन गया, चलते रहता है क्योंकि मैं इतना परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है कि दुर्गापुर स्थित है। देखो ये दुर्गापुर कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, वेस्ट बंगाल के साइड में, जस्ट साइड में अपने को पता है झारखंड है, और झारखंड में हम लोग को 2 लोकेशन देखने के लिए मिलती है, या फिर 2 मेन सिटीज जहाँ पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि क्या है, जो कि जस्ट हम लोगों को वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के ऊपर देखने के लिए मिलता है। वो जो बॉर्डर है वो इस तरीके से गया है। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर की तरफ हम लोग को बोकारो देखने के लिए मिलता है, और नीचे की तरफ हम लोग को जमशेदपुर झारखंड देखने के लिए मिलता है, जहां से दुनिया हमारे इंडिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा, जो वहीं से स्टेबलाइज हुई थी, जमशेद जी टाटा ने उसको स्थापना करी थी, उसकी फाउंडेशन रखी थी, उन्हीं के नाम पे इस सिटी का नाम जमशेदपुर पड़ा। ठीक है, सबसे पहली लोकेशन वेस्ट बंगाल के अंदर, जस्ट बॉर्डर से थोड़े से साइड में। ठीक है, उसी के पास में, उसी के जस्ट कहना चाहिए दुर्गापुर के पास में बोकारो लोकेशन है, बोकारो के नीचे जमशेदपुर, जिसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने करी थी। ठीक है, भिलाई की बात आती है। अब जो अपना छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के मैप में देखो कि छत्तीसगढ़ के मैप के ठीक सेंटर में और मध्य प्रदेश से जस्ट सामने की ओर हम लोगों को इंडिकेट करना है भिलाई, जो कहाँ पे? लोकेशन नंबर 4 छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद में देखो सालेम, जो क्या है, तमिलनाडु के एकदम सेंटर पॉइंट पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कौन सी लोकेशन? सालेम लोकेशन। अब इसके साथ में हम लोगों को विजयनगर, जो कि कहाँ देखने के लिए मिलता है? कर्नाटका के अंदर। अब कर्नाटका के अंदर क्या होता है? आंध्र प्रदेश की बॉर्डर से थोड़े से ही दूर वाले, थोड़े से ही दूर वाले इलाके में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। कौन सा? क्या कहना चाहिए? विजयनगर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले देखो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सेकंड लोकेशन बोकारो झारखंड, थर्ड लोकेशन जमशेदपुर झारखंड, फोर्थ लोकेशन भिलाई छत्तीसगढ़, फिफ्थ लोकेशन हमारी सालेम तमिलनाडु, और सिक्स लोकेशन हमारी कहाँ पे? विजयनगर कर्नाटक के अंदर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा मैप बनाता हूँ। अब देखो, अब हम लोग को देखना है इंडिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब को। अब ये जो सिटीज है ना, ये इंडिया की बहुत जानी मानी सिटीज। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल, जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी जो मेट्रो सिटीज के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। और बड़े बड़े जो इंडिया के स्टार्टअप है, मीशो, अमेजोन, सॉरी अमेजोन नहीं, मीशो की बात कर लो, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, बायजूस की बात कर लो, पीडब्ल्यू की बात कर लो, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है वो इन्हीं किसी भी सिटी में से एक सिटीज में फाउंड किए गए। देखो सबसे पहले अपन इंडियन सिटीज की बात करते हैं। नोएडा है, मुंबई है, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गांधीनगर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। बहुत ज्यादा मेजर सिटीज है, और मेजर सिटीज होने के कारण मुझे लगता है आप सभी को इनके स्टेट भी पता होंगे। जैसे नोएडा कौन से स्टेट में भैया? नोएडा है यूपी के अंदर। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। हैदराबाद का है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। गांधीनगर गुजरात के अंदर। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इनकी हर एक सिटीज की लगभग राजधानी मालूम है। और एक बात ये भी खास है कि इनमें जो मेजर जो सिटीज है, जैसे मुंबई की बात कर लेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी है। हैदराबाद की बात कर लो, तेलंगाना की राजधानी है। बेंगलुरु की बात कर लो, कर्नाटका की राजधानी है। गांधीनगर की बात कर लो, गुजरात की राजधानी है। चेन्नई की बात कर लो, तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की नहीं है। और तिरुवनंतपुरम की बात कर लो, केरला की राजधानी है। तो इस कारण से अपने को क्या है, इनकी सभी की सिटीज के नाम हमने लगभग कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे। तो इनके अपने को क्या करना है, इतनी सिटीज के हम लोग को हमको क्या करना है, इंडिकेट करना है हमारे मैप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेट करते हैं किसको? नोएडा को। ठीक है, अब देखो ये अपना मैप है, और इस मैप में यहाँ पे हम लोग को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और जस्ट इसकी नीचे की तरफ हम लोगों को क्या दिखता है? उत्तर प्रदेश दिखता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और इस दिल्ली की बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बॉर्डर पे जो सिटी है, वो सिटी है हमारी नोएडा सिटी। किसके?
उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बॉर्डर पे कौन सी सिटी है? नोएडा सिटी हम लोग को देखने के लिए मिलती है। कौन से? एनसीआर कैपिटल रीजन के अंदर नोएडा सिटी आती है। इसके बाद में बात आती है मुंबई महाराष्ट्र की। कॉटन टेक्सटाइल में बता दिया और बहुत सारे लोकेशन बता दिया कि मुंबई कहाँ पे? कोस्टल रीजन में महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को कौन सी लोकेशन देखने के लिए? मुंबई लोकेशन। ठीक है, अब इस मुंबई से तिरछी लाइन बनाते हुए हम लोगों को इंडिकेट कर देना है कौन सी? पुणे सिटी को। और पुणे भी क्या है? एक बहुत बड़ा आईटी हब है। यहाँ से भी कई सारी आईटी कंपनीज हम लोग को हमारे इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना के अंदर कौन सी लोकेशन दी गई है? तेलंगाना के अंदर जो महाराष्ट्र से जस्ट इधर नीचे की ओर साइड में साउथ इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है तेलंगाना। और तेलंगाना के सेंटर में हम लोग को देखने के लिए मिलती है कौन सी? जो जगह हैदराबाद, लोकेशन नंबर 4 हमारी। ठीक है, तेलंगाना के सेंटर में हम लोग को देखने के लिए मिलती कौन सी लोकेशन? हैदराबाद लोकेशन। इसके बाद में बात आती कर्नाटक की। महाराष्ट्र से नीचे उतरो और इधर की तरफ आओ कर्नाटक। और कर्नाटक में लास्ट के पॉइंट पे देखो, कर्नाटका में लास्ट के पॉइंट पे किसकी बॉर्डर पे? कर्नाटका और जो हमारे आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कौन सी सिटी? बैंगलोर सिटी। और बैंगलोर जो सिटी है उसको इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बैंगलोर जो सिटी है ना उसको इंडिया की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया की बहुत सारी आईटी कंपनीज, बहुत नामचीन कंपनीज जैसे टीसीएस की बात कर लो और भी बहुत सारी कंपनीज जिसके मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। मुझे कब से मैंने नाम सुन के रखे, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स के बहुत सारी और भी कंपनीज है, मीसो, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे स्टार्टअप जो वो क्या होते हैं वो बेंगलुरु से ही ओन करे जाते हैं। इस कारण से इसको स्टार्टअप हब और इसके साथ में जो बेंगलुरु है इसको स्टार्टअप हब और इसके साथ में क्या कहना चाहिए कि सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसके बाद में बात आती है गुजरात की गांधीनगर की। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी है। और इस टर्निंग पॉइंट से थोड़े से या फिर मतलब बहुत ऊपर हम लोग गांधीनगर को इंडिकेट कर सकते हैं। क्या है? गुजरात की राजधानी भी है, गुजरात की कैपिटल भी है। इसके बाद में बात आती है इसकी चेन्नई की। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है और जो क्या है बहुत सीधी सी बात उसकी बॉर्डर पे और एक एनएचई कोस्टल एरिया के अंदर हम लोग को चेन्नई देखने के लिए मिलती है, लोकेशन नंबर 7। इसके बाद में देखो लोकेशन नंबर 8 कौन सी है? वो है हमारी तिरुवनंतपुरम की। और तिरुवनंतपुरम की जो लोकेशन है वो हम लोग को तमिलनाडु और इस हमारे जो केरल की बॉर्डर पर हम लोग को देखने के लिए मिलती है तिरुवनंतपुरम की लोकेशन। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, दिल्ली और यूपी की बॉर्डर पे नोएडा। ठीक है, सेकेंड लोकेशन मुंबई। कहाँ पे? कोस्टल रीजन के पास में, मुंबई की जस्ट महाराष्ट्र स्टार्ट हुई जस्ट नीचे उसके ट्रायंगल मतलब तिरछी लाइन बनाते हुए पुणे। और पुणे की जस्ट साइड में अपन आंध्र प्रदेश के सेंटर में हम लोग को दिखाना है कौन सा? हैदराबाद सिटी। हैदराबाद सिटी। ठीक है, उसके बाद में जो कर्नाटका के सबसे लास्ट पॉइंट पे और मतलब आंध्र प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए थोड़े से इधर में हम लोग कौन सी लोकेशन देखेंगे? बेंगलुरु। ठीक है, लोकेशन नंबर 6 गुजरात का गांधीनगर। दांडी से ऊपर टर्निंग पॉइंट से ऊपर हम लोग को गांधीनगर दिखा रहा है। तमिलनाडु चेन्नई। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु के कोस्टल रीजन पे जहां से बॉर्डर स्टार्ट होती है वहां पे तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर पे हम लोग को तिरुवनंतपुरम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा मैप है यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये हमारे दूसरे चैप्टर के। कौन से चैप्टर? लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी या फिर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सीपोर्ट देखेंगे और सीपोर्ट के बाद में हम लोग एयरपोर्ट देखेंगे, जिसको कि हम लोग एक ही मैप में खत्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो सीपोर्ट दिए गए, सबसे पहले हम लोग कांडला जो कि गुजरात के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मरमगांव गोवा के अंदर, न्यू मैंगलोर कर्नाटक के अंदर, कोची केरला के अंदर, टूटीकोरिन तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर और पैराडीप उड़ीसा के अंदर। इसके साथ में जो हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर सॉरी। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोकेशन अपने को पढ़ना है, 10 लोकेशन को देखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं हमारे कांडला सी पोर्ट की। जो कांडला सी पोर्ट है वो कहाँ पे है? यहाँ पर गुजरात का जो 2 मुंह है उसके फर्स्ट वाले मुंह पे हम लोग को कौन सी लोकेशन देखने के लिए मिल रही है?
कांडला लोकेशन। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, भाई अब तो रटा गया है मेरे को तो बिल्कुल, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, लोकेशन नंबर 2। लोकेशन नंबर 3 कौन सी है? मरमगांव गोवा। जस्ट मुंबई की, मतलब हम लोग बात करते हैं मुंबई और किसकी, कर्नाटका की बॉर्डर पे जस्ट नीचे आते चलो, और मुंबई और कर्नाटका की बॉर्डर पे जो गोवा हमारा स्टेट है, उस गोवा के अंदर छोटा सा सी पोर्ट लोकेटेड है जिसका नाम है मरमगांव। इसके बाद में न्यू मैंगलोर, जो कहाँ पे है भैया, जो कि है हमारे कर्नाटका और हमारे जो चिली केरला की बॉर्डर पर। कौन सा? मरमगांव, सॉरी न्यू मैंगलोर, क्या कहना चाहिए अपना, न्यू मैंगलोर सी पोर्ट। इसके बाद में हमारा जो केरला के अंदर है कोची सी पोर्ट। ठीक है, कोची सी पोर्ट। कोची सी पोर्ट कहाँ पे? केरला के एकदम सेंट्रल पॉइंट पे हम लोगों को कोची सी पोर्ट दिखाई देता है 5 नंबर का। टूटीकोरिन सी पोर्ट केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे हम लोगों को टूटीकोरिन सी पोर्ट, एक सेकंड सॉरी बॉर्डर पे नहीं, इस वाले साइड पे, इधर आ जाओ, इस वाले साइड पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? टूटीकोरिन। टूटीकोरिन सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। चेन्नई सी पोर्ट हम लोगों को क्या कहना चाहिए कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे कौन सा सी पोर्ट? चेन्नई सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, लोकेशन नंबर 7। इसके बाद लोकेशन नंबर 8 कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर हम लोग को सबसे एकदम टॉप पॉइंट पे हम लोग को कौन सा, जो विशाखापट्टनम सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में पैराडीप सी पोर्ट की बात आई। पैराडीप सी पोर्ट कहाँ पे? पैराडीप सी पोर्ट है ओडिशा के अंदर। पैराडीप सी पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा के अंदर, सॉरी ओडिशा के अंदर हम लोग को पैराडीप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ में जो कोलकाता के पास में हम लोग को हल्दिया सी पोर्ट देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। ये यहाँ पे कुछ इस टाइप की ऐसी लोकेशन बनेगी, तो यहाँ पे हल्दिया सी पोर्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से समझ लो और फिर से देख लो। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के 2 मुंह, सबसे पहले वाले मुंह पे अपने को कौन सा लोकेशन देखने मिल रहा है? कैंडला सी पोर्ट। जस्ट नीचे उतरो, मुंबई हाई मुंबई बेसिन के पास में हम लोग को देखने के मिलता है मुंबई। तो ये बात सभी है, ये मुंबई तो सबको ही पता है। थर्ड लोकेशन मरमगांव गोवा, मुंबई से जस्ट नीचे आओ और आंध्र प्रदेश और मुंबई की बॉर्डर पे गोवा अपना छोटा सा स्टेट, और छोटे से स्टेट पे क्या अपने को कौन सा कौन सा सी पोर्ट देखने को मिलता है? मरमगांव सी पोर्ट। इसके बाद में फोर्थ लोकेशन न्यू मैंगलोर, कहाँ पे? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, केरला बॉर्डर से थोड़े से ऊपर। इसके बाद में केरला के जस्ट बीच में बॉर्डर पर हम लोग कौन सी लोकेशन देखने को मिलती है? कोची सी पोर्ट। अब श्रीलंका और हमारे तमिलनाडु के, मतलब जो क्या कहना चाहिए अपना, जो टूटीकोरिन सी पोर्ट है वो एकदम श्रीलंका की तरफ फेस करे, श्रीलंका की तरफ देखते हुए हम लोग को टूटीकोरिन सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में जो चेन्नई सी पोर्ट, चेन्नई सी पोर्ट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है विशाखापट्टनम सी पोर्ट, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, सबसे टॉप पॉइंट पे आंध्र प्रदेश के। पैराडीप सी पोर्ट जो कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर है। और हल्दिया सी पोर्ट जो कि हमारे कोलकाता सी पोर्ट के जस्ट नीचे हम लोग को देखने को मिलता है। कहाँ पे? अपने जो वेस्ट बंगाल के अंदर। अब तुम लोग देख लो भाई कि अपने को कौन कौन से एयरपोर्ट्स को पढ़ना है। सबसे पहला एयरपोर्ट हम लोग को पढ़ना है राजा संसी सिंह, राजा संसी सिंह एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट कहाँ है भैया? ये एयरपोर्ट है हमारा अमृतसर पंजाब के अंदर। कहाँ पे सर? अमृतसर पंजाब के अंदर हमारा राजा संसी सिंह सी पोर्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में सेकेंड लोकेशन दिल्ली। दिल्ली के अंदर हम लोग को कौन सा सी पोर्ट जो हमारा एयरपोर्ट देखने के लिए मिलता है? इंदिरा गांधी, हाँ ठीक है, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है सर, तो दिल्ली के अंदर इंडिकेट किया जाए कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली के अंदर। इसके बाद में थर्ड जो एयरपोर्ट है, थर्ड एयरपोर्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है मुंबई में। मुंबई में कौन सा? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। मुंबई के अंदर कौन सा एयरपोर्ट? छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। और यहीं से लोकेट करके अपने था थर्ड पॉइंट यहाँ बना देते हैं, मुंबई के अंदर ही छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। अब देखो पास पास भी बना सकते हैं, या फिर अगर वैसे तो दोनों चीज एक साथ आएगी नहीं, पर आप लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हो, पास पास भी कर सकते हो, इससे आपकी इच्छा। ठीक है, इसके साथ में हमारे को फोर्थ लोकेशन पूछी गई है। फोर्थ लोकेशन से पूछी गई है चेन्नई के अंदर।
चेन्नई के अंदर कौन सा एयरपोर्ट है भैया? चेन्नई के अंदर है मीनाबक्कम एयरपोर्ट। ठीक है, मीनाबक्कम एयरपोर्ट जो कि तमिलनाडु में चेन्नई के अंदर है, चेन्नई के जस्ट पास से। ऐसा मतलब देखो, अब हम लोग ना ऐसा थोड़ा सा दूर कर देते हैं तो एक्चुअल में बहुत दूर लोकेशन आती है, तो थोड़ा सा ऐसा करते हुए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीनाबक्कम एयरपोर्ट, या फिर 4th पॉइंट रोमन लिपि में। 5th में ऐसे पूछा गया है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, कोलकाता के अंदर। हल्दिया, हल्दिया जो पोर्ट है, सी पोर्ट, जस्ट उसके ऊपर हम लोग को यहाँ पर बना देना कौन सा? कोलकाता एयरपोर्ट, हमारा लोकेशन नंबर 5th एयरपोर्ट की। इसके बाद में लास्ट जो एयरपोर्ट है हमारा 6th एयरपोर्ट, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है सर, हैदराबाद में हम लोग को हमारा 6 नंबर का एयरपोर्ट देखने के लिए मिलता है। कौन सा? हमारा 6 नंबर का एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ से एयरपोर्ट एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले राजा संसी सिंह एयरपोर्ट, जो कि राजा संसी सिंह के नाम पे रखा गया, जो कि अमृतसर के अंदर स्थित है, पंजाब में। इसके बाद में इंदिरा गांधी, हाँ आई गलत है अपना देखो, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, जो कि हम लोग को दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज थी कहाँ के? महाराष्ट्र के। एब्सोल्युटली बात है, महाराष्ट्र के अंदर होगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? मुंबई है, तो कहाँ पे होगा? मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। इसके बाद में चेन्नई का मीनाबक्कम एयरपोर्ट, चेन्नई में बना दिया भाई मीनाबक्कम एयरपोर्ट। इसके बाद में कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और हैदराबाद के अंदर हमारा है, उसका नाम मैंने देखा नहीं, हैदराबाद के अंदर हमारा राजीव गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ हमारी भैया मैप स्किल खत्म होती है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैप स्किल वाला वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को मैप स्किल वाला वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं भाई? आप लोगों का काम है हमारे इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारा वीडियो आपके और भी दोस्तों तक पहुंच पाए। इसके साथ में आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको आगे आने वाले टाइम में वन शॉट लेक्चर चाहिए इसके साथ में, या फिर जो डेली बेस पर मैं स्कूल जैसे या फिर जो अपने कोचिंग जैसे लेक्चर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वैसे लेक्चर चाहिए। आप जैसा कमेंट करोगे, अगर वन शॉट कमेंट करोगे तो वन शॉट लेक्चर आएंगे। अगर आप लोग कहोगे कि स्कूल बेस वाले लेक्चर चाहिए तो मैं स्कूल बेस वाले डालूंगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग कौन से लेक्चर चाहिए। इसके साथ में एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और लास्ट में आपके लिए टिप्स मैप स्किल के लिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि अपने पास में एक पॉलिटिकल मैप रखना है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप आपके पास में रहना चाहिए और आप लोगों को सारे स्टेट पता रखना है आपने को। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक लोकेशन को इंडिकेट करते हुए उसके साथ पैरामीटर सेट करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मान के चलो कि हमने एक मुंबई को लोकेशन को इंडिकेट कर लिया, मुंबई से आगे की पीछे की तरफ ये ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, इधर की तरफ हो, तो आपको क्या करना है, एक लोकेशन को इंडिकेट करते हुए, एक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बाकी लोकेशन को इंडिकेट करते आसानी से आ जाएगा। और थर्ड और लास्ट टिप ये है कि हिस्ट्री के मैप को याद रखने के लिए कि उसका सिंपल सा क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आप क्या करोगे कि लोकेशन के साथ साथ में उनके साथ क्या इवेंट जुड़ा हुआ था, वो सारी चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल से, कल के वीडियो में डेली बेस पे।